आई एम इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि स्थल मंडल हम लोग पढ़ रहे थे और स्थल मंडल में हम लोगों ने जो है आपका चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसके बाद हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिका के टॉपिक पर बात की है। ऐसे आज हम लोग ज्वालामुखी पर बात करेंगे। तो देखेंगे इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आपको बताया गया था कि जो धरती की ऊपरी सतह है उसको थल कहते हैं। ठीक, क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि थल मंडल। अगर हम लोग बात करें इसी थल मंडल के नीचे जब आप जाएंगे तो 120 जो है किलोमीटर की डिस्टेंस गहराई में जाएंगे तो जो है एक मंडल पड़ता है और इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्लियर? हम लोग अगर जो बात करें तो जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश आता है तो रेडिएशन होता है यहाँ पर, और हीट का रेडिएशन हो गया, यानी कि रेडियो जो तरंगे हैं तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव यहाँ पर एक्टिविटीज होती रहती है, जिसकी वजह से इस जो है एस्थेनोस्फीयर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। क्लियर? जब यहाँ पर टेम्परेचर कहीं कहीं पर किसी किसी स्थान पर ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं हॉट स्पॉट जोन। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे कि सूर्य है और जब आप सूर्य का जो है किरीट भाग पढ़ते हैं तो उसमें भी कहीं कहीं ऐसे टेम्परेचर की वजह से धब्बे पड़ जाते हैं, उसको सन स्पॉट कहते हैं, या ठीक, या हम लोग उसको सूर्य धब्बा हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये तप्त स्थल कहलाते हैं। अगर हम लोग धरती पर भी बात करें, जहां जहां पर जो है इक्वेटर रीजन है और इक्वेटर रीजन में जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाई जाती है वहां पर जो है जैव तृप्त स्थल पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट जो है वहां पर भी पाए जाते हैं, क्लाइमेट बहुत ज्यादा होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। सेम रीजन ऐसे यहाँ पर भी है। टेम्परेचर बढ़ेगा जहां का उन जगहों को हॉट स्पॉट कहा जाएगा। फिर क्या होता है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है मैग्मा या खनिज तत्व है वो सब लिक्विड फॉर्म की तरफ अग्रसर होंगे, और ये सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होंगे तो ये मैग्मा और तरल होता जाएगा, जिसकी वजह से गैसें कुछ मुक्त होंगी और वो हमारे धरातल पर क्या है, दबाव डालेंगी। जब धरातल पर दबाव डालती है तो ये धरातल चटक जाता है, इसमें दरार पड़ जाती है, और इन चटके हुए दरारों के टुकड़ों को अगर जो हम लोग देखा जाए तो प्लेट्स कहते हैं। अगर विल्सन साहब ने प्लेट्स कहा था इसको। क्लियर? अब है जब एक प्लेट्स होती है उसके बीच में दरार पड़ी, दूसरा टुकड़ा बन गया तो दूसरी प्लेट, तो ये दरार क्या रहती है कि जब मैग्मा और दबाव डालेगा तो ये दरार गैपिंग बढ़ती जाएगी और इसी से मैग्मा बाहर निकलेगा। इसी को हम लोग कह देते हैं ज्वालामुखी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है? तो जब जो है यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से दुर्बल मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा और मैग्मा दबाव डालकर अर्थ सरफेस को तोड़कर ऊपर निकल आएगा लावा के रूप में, और इसे ही क्या कहा जाएगा? ज्वालामुखी कहेंगे। क्लियर? अब देखेंगे सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन बनता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। क्वेश्चन यहां से भी आता है, समझ लेंगे। तो अगर देखेंगे इसी में आप ज्वालामुखी से उद्गारित पदार्थ जो है नोट करेंगे, देखेंगे कौन कौन से उद्गारित पदार्थ। सबसे अगर देखा जाए तो इसमें जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प। और 90% जलवाष्प ज्वालामुखी से निकलती है। क्लियर? अगर जो पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए कि जो है आपसे वोल्केनो पर लेके क्वेश्चन बने और आपसे पूछा जाए कि बताइए ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सी जो है कौन सा तत्व या पदार्थ निकलता है, आपका आंसर हो जाएगा वाटर वेपर, जलवाष्प। क्लियर? तो सबसे अधिक कौन निकलता है? जलवाष्प निकलती है सबसे अधिक। ठीक, इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ये निकलते हैं। इसके बाद है इसी में धूल के कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? धूल कण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डस्ट एस।
क्लियर। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखा जाए तो कोयला के कण निकलते हैं, क्योंकि कोयला जो है तो कोयला के कण निकलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोल एश। क्या कहा जाता है? कोल एश कहते हैं, क्लियर। अगर देखेंगे ये धूल कण या कोल एश 0.5 mm से लेके और ये जो है 64 mm तक के जो है निकलते हैं, क्लियर है। कितने? 64 mm तक के मिलीमीटर के निकलते हैं ये कण। अगर हम लोग बात करें इसी में, जब ये 0.5 mm के जो है ये कण ज्वालामुखी से निकले और समुद्र में गिरे, कहां पर गिरेंगे? समुद्र में। अगर जो डस्ट ऐश के पार्टिकल यानी कि धूल कण जो है समुद्र में गिरे, समुद्र में गिरे, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है समुद्र पंख। क्या बोलते हैं? समुद्र पंख बोलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे सी मड। क्या कहेंगे इसको? सी मड कहा जाएगा। अगर जो ये धूल के कण समुद्र में ना गिर के कहां गिरे? धरातल पर गिरे। कहां पर गिरेंगे? धरातल पर गिरेंगे, तो इसको जो है क्या कहा जाएगा? इग्नियम ब्राइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इग्नियम ब्राइट कहते हैं, इग्नियम ब्राइट। अगर जो पूछा जाए इग्नियम ब्राइट चट्टानें क्या हैं, क्योंकि इन्हीं लावा से ही बनती है आपकी आग्नेय चट्टानें। तो जो इग्नियम ब्राइट है ये कहां पर पाई जाती चट्टानें? तो न्यूजीलैंड। अगर जो न्यूजीलैंड में इग्नियम ब्राइट किससे बना? तो इसी वोल्केनो से। हालांकि ये क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। आपका सिंपल सा आंसर होगा जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाया जाता, इसी वजह से उसको वोल्केनो लेस कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्लियर है? पॉइंट समझते रहेंगे। ठीक, आज जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी ताकि आपका एग्जाम में कोई भी इस टॉपिक से लेके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए बात करते हैं। अब देखेंगे, अभी बताया गया जब ये जो है 32 यानी कि 32 मिलीमीटर के कण अगर जो है गिरते हैं तो इसी को लिपारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपारी कहा जाता है, या इसी को ब्रेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेसिया। तो जैसे इटली का जो लिपारी द्वीप है इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है, इन्हीं पंख से बना हुआ है। अगर देखा जाए ये 32 mm, अगर जो ये 32 मिलीमीटर से अधिक है कण, इनका आकार कितना है? 32 मिलीमीटर से अधिक है, तो अगर देखा जाए इनको क्या कहा जाएगा? तो हम लोग इनको अगर देखेंगे जो 32 मिलीमीटर, तो इनको बॉम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्ब कहा जाता है, क्लियर। क्योंकि जब ये गिरते हैं तो विस्फोट करते हैं, इसीलिए इनको बॉम्ब कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे जब ज्वालामुखी जो है उद्गारित होता है, इनकी इतनी तेजी से ये क्यों फटते हैं या इतना प्रेशर क्यों बनता है इसमें, उसका एकमात्र रीजन आप समझ लेंगे। देखेंगे जैसे दो यहाँ पर टेक्टोनियल प्लेट्स हैं और ये आपस में क्या हो रही हैं, जो है इनमें अभिसरण हो रहा है। ठीक, यानी कि ये कन्वर्ट हो रही है आपस में एक दूसरे। जब ये टकराएंगी तो एक प्लेट्स जो है हल्की होगी और एक भारी होगी। हल्की प्लेट्स किसके नीचे चली जाएगी? भारी नीचे। जब जितना पार्ट दूसरी प्लेट का दूसरी प्लेट के जो है नीचे चला जाता है मैग्मा में, फिर ये टेम्परेचर हाई होने के कारण ये पिघलने लगता है, तो इस रीजन को कहते हैं बेबी ऑफ जोन। क्या बोला जाता है? बेबी ऑफ जोन। अगर देखा जाए बेबी ऑफ जोन पूछा जाए कि क्या होता है, तो जब जो है मैग्मा में कोई चट्टान या कोई प्लेट्स जो है डूब जाती है और पिघल जाए तो उस पिघले हुए भाग को बेबी ऑफ जोन कहा जाता है। अब ये मैग्मा है यानी एस्थेनोस्फीयर, जब यहाँ पर ये पिघल जाएगा तो मैग्मा का लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ रहा है क्योंकि प्लेटें भी टकराई तो और अभिसरण से टेम्परेचर बढ़ेगा। इस वजह से ये ज्यादा दबाव इस पर डालेंगे, जहां सॉफ्ट या कोई दरार पा गई उसी से निकलना प्रारंभ। क्लियर है बात? अब हम लोग इसमें देखेंगे, यहां से देखा जाए तो जो आपके ज्वालामुखी हैं इनके टाइप को लेके क्वेश्चन बनता है। किसको लेके क्वेश्चन बनता है? टाइप को।
तो हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। तो एक तो लावा के आधार पर होता है। देखिए लावा के आधार पर ये 4 तरह से बटे हुए हैं। इनको बांटा गया है 4 भागों में, एक अम्लीय, दूसरा माध्यम, तीसरा क्षारीय या अल्ट्रा बेसिक। जो एसिडिक है इसको कैसे हम लोग है, जब लावा निकलता, मैग्मा निकलता है और लावा बहता है सरफेस पर, तो हम लोग देखते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा हो। किसकी मात्रा ज्यादा हो? सिलिका की मात्रा जिसमें ज्यादा होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, हल्का चिपचिपा होगा, उसमें जो है डेंसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे इसमें क्या है, सिलिका की मात्रा कम होती चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंजेस होते चले जाएंगे। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा सिलिका किसमें होती है? तो अम्लीय में। इसमें सबसे ज्यादा सिलिका होती है। और सबसे कम सिलिका पूछी जाए किसमें होती है? तो अल्ट्रा बेसिन में। अल्ट्रा बेसिन में सबसे कम सिलिका होती है। क्लियर? और फिर अगर देखा जाए ये इसमें सल्फर और इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये 4 तरह से, अम्लीय में सबसे ज्यादा सिलिका, अल्ट्रा बेसिन में कम, लावा के आधार पर 4 प्रकार के। फिर जो उद्गारित पदार्थ होते उनके आधार पर हम लोग बांटेंगे। देखिए इसको बांटा गया है 5 भागों में। एक पहला जो भाग है इसको कहा जाता है फ्यूमेरॉल। क्लियर? फ्यूमेरॉल किसको कहते हैं? जब कोई ज्वालामुखी है और जब यहाँ से लावा निकलता है तो यहाँ पर जो है मैग्मा के साथ जो है लावा या कुछ ना निकल के केवल गैसें निकले। बड़े पैमाने पर जब गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी पर्वत से तो ऐसे को फ्यूमेरॉल कहा जाता है। इनमें जैसे सल्फर डाई हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO हो गया, मीथेन हो गया, ये बड़े पैमाने पर निकल रही और ये धुएं के रूप में पूरे क्या है हमारे पर्यावरण में फैल जाती हैं। तो ऐसे पर्वतों को हम लोग, ज्वालामुखी पर्वतों को क्या कहेंगे? फ्यूमेरॉल कहेंगे। ठीक, आगे है सॉल्फ तारा। जब इसमें सल्फर की मात्रा अधिक निकले, क्या निकलती है? जब ज्वालामुखी पर्वत से सल्फर निकलती है, सल्फर निकलती है, ठीक, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? सॉल्फ तारा कहते हैं। देखिए सल्फर से सॉल्फ बन गया। ठीक, तो सॉल्फ तारा। मुफेटे क्या होता है? अभी आपको बताया गया था कि ज्वालामुखी पर्वत से सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलती, लगभग 90% निकलती है। तो जब ज्वालामुखी पर्वत से जलवाष्प निकले, क्या निकले? जलवाष्प निकलती है, तो ऐसे ज्वालामुखी पर्वतों को मुफेटे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफेटे कहा जाता है। आगे है गीजर या गीजराइट। नंबर 4 पर कौन सा है? गीजर या गीजराइट। देखेंगे ये क्या है। यहां पर इस ज्वालामुखी पर्वत से गर्म जल निकले। क्या निकलता है? गर्म जल निकले। ठीक, और जब ऊपर पहाड़ों से गर्म जल नीचे की तरफ बहना शुरू करता तो ऐसे जो है जो को गर्म जल के झरने कहे जाते हैं। और इसी को जो है अगर जो देखा जाए तो ओल्ड फेथ, ठीक, ओल्ड फेथ फुल जो है ये आपका अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ये एक जो है पर ऐसा जगह है जहां से क्या गर्म पानी के झरने निकलते हैं। तो गीजर या गेसर किसको कहा जाता है? एक ज्वालामुखी पर्वत का ही टाइप है जहां से गर्म जल निकले। ठीक, जिन ज्वालामुखी पर्वतों से गर्म जल निकले उसे क्या कहा जाएगा? गीजर या गेसर कहते हैं। गीजराइट देखेंगे, पिंक पॉट। जब क्या है किसी ज्वालामुखी पर्वत से कीचड़ निकले, क्या निकलेगा? कीचड़, मड। और वो मड कैसे निकलेगी? कलरफुल। ठीक, ब्राउन कलर का है, सिल्वर कलर का है, ठीक, ब्लैक कलर का है। तो इन जो कलरफुल जब ये निकलती हैं मड, इसके बाद धरातल पर ये फैलता है, ठंडा हो जाता है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर की आकृतियां हमको दिखाई पड़ने लगती धरातल पर। तो इसी वजह से इनको गीजराइट या पेंट पॉट कहते हैं। जैसे लगा हो कि कोई धरातल पर चित्रकारी की गई हो, इसलिए इनको पेंट पॉट बोला जाता है। तो ये 5 तरह के जो है प्रकार होते हैं उद्गारित पदार्थ के आधार पर। अगला हम लोग समय के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग ज्वालामुखी के टाइप्स देख रहे थे, इसी में एक और हम लोग देखेंगे प्रकार समय के आधार पर। अगर जो समय के आधार पर देखेंगे तो 3 तरह के होते हैं, सक्रिय, सुसुप्त और मृत, एक्टिव, डोमिनेंट एंड डेड वोल्केनो। ठीक, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे कि एक्टिव किसको कहते हैं। एक्टिव वो होते हैं वोल्केनो
जो है जिनमें हमेशा मैग्मा क्या है निकलता रहता है। कोई जरूरी नहीं कि मैग्मा ही निकले, इससे जलवाष्प निकलती रहे, धूल कण निकलते रहे, धुएं निकलते रहे, मतलब कुछ ना कुछ निकलता रहे कंटिन्यूअसली, ठीक, या कुछ समय के लिए बंद हो जाए फिर शुरू हो जाए, उद्गार होता रहे, ठीक, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, एक्टिव कहा जाएगा। जिससे क्या हमेशा लावा निकलता रहता है, जिन ज्वालामुखी पर्वतों से उनको एक्टिव कहा जाता है। और एक्टिव में अगर हम लोग बात करें नाम किसका आता है, तो इसी में सबसे पहले नाम आएगा किलामू का। किसका आएगा, किलामू का नाम आएगा। और फिर दूसरा है मौना लोवा का नाम आएगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो रेनियर व शास्ता आएगा, क्लियर। और इसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे जो है कोलिमा, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, और फिर इसी में आपका नाम आएगा ओजस, ओजस डेल सलाडो, क्लियर। हम अपने यहाँ भारत की बात किया जाए तो बैरन। ये जो है कुछ सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखेंगे इन सबके में जो ये किलामू है आपका, ये प्रशांत महासागर में पड़ेगा, हवाई द्वीप का क्या पड़ेगा, हवाई द्वीप, और इस पर कब्जा है यूएसए का। इसी वजह से जो है किलामू, तो किलामू की अगर जो बात की जाए तो किलामू जो है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा किलामू। जो मौना लोवा है ये भी हवाई द्वीप पर है, और जो है आपका अमेरिका इस पर कब्जा किए हुए, तो है मौना लोवा कहाँ पर पड़ता है, हवाई। तो किलामू और मौना लोवा कहाँ पर है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में पड़ेंगे, क्लियर है बात। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे बात किया जाए रेनियर या शास्ता, ये पड़ता है अलास्का में। कहाँ पर पड़ेगा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, क्लियर। तो अलास्का में पड़ेगा। और यहाँ पर पूरे जो रेनियर और शास्ता ये ज्वालामुखी पर्वतों का एक समूह है, जिससे हमेशा धुआं निकलता रहता है। और उस एरिया में देखा जाए तो पूरे जो है फॉग के बादल छाए रहते। इसी रीजन से एक नदी बहती है यूकान नदी, इसी वजह से यूकान नदी को 10,000 धुआरों की नदी घाटी के नाम से जाना जाता। जो ये रेनियर हैं, जब इन ज्वालामुखी पर्वतों के समूह को कटमई कहते हैं। अगर जो पूछा जाए कटमई क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वतों के समूह को जिनसे काफी मात्रा में धुआं और ये जलवाष्प निकलती रहती है, उनको कटमई कहा जाता है। कहाँ पर पड़ेगा, अलास्का। जो कोलिमा है ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, मैक्सिको में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, मैक्सिको में। जो कोटोपैक्सी है, तो हम लोगों ने जो कोलिमा है, मौना लोवा, रेनियर, कोलिमा, ये अगर इनकी बात किया जाए, शास्ता एंड रेनियर, ये सब कहाँ पर हैं, ये सब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कभी जो है महाद्वीप वाइज क्वेश्चन पूछे आपको ये जानना है, ठीक। आगे कोटोपैक्सी अगर जो बात किया जाए, कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, इक्वाडोर में पड़ेगा। ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में। जो ये आपका इक्वाडोर है, पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो एंडीज पर्वत बताएंगे। कौन सी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। तो इक्वाडोर देश में दक्षिणी अमेरिका या एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और कोटोपैक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, क्वेश्चन बहुत जानना है जरूरी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, क्लियर है, सक्रिय ज्वालामुखी, ये क्वेश्चन आपको जानना था। फिर है ओजस डेल सलाडो। अगर ओजस डेल, ये भी एंडीज पर्वतमाला में है, लेकिन ये चिली और वह अर्जेंटीना के सीमा रेखा पर है। चिली व अर्जेंटीना की सीमा रेखा पर स्थित ये पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला में है। और अगर देखा जाए ओजस डेल सलाडो के बारे में, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, ये आपको जानना है, ठीक।
आगे हम लोग बात करेंगे जो ये बैरन है, ये बैरन कहाँ पर पड़ेगा, ये हमारे यहाँ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में जो है आपका एक द्वीप समूह है बैरन, वहीं पर ये स्थित है, इसका नाम बैरन। अगर जो पूछा जाए तो अंडमान निकोबार किसके अधीन है, इंडिया के। क्लियर। तो ये सब कैसे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है। एक और ज्वालामुखी जानते हैं, तो जो दो आपका कोटोपैक्सी और जो ओजस जल सलाडो ये दक्षिण अमेरिका के हैं और जबकि ये भारत का। इसके बाद आएंगे स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, जो स्ट्राम्बोली है इसके बारे में है, ये आपका इटली में भूमध्य सागर में पड़ता है, सिसिली द्वीप उसके उत्तर में है, लिपारी द्वीप स्थित। तो ये लिपारी द्वीप पर है, किस पर स्थित है, लिपारी द्वीप पर स्थित है और ये भूमध्य सागर में है, इसी वजह से खूब सक्रिय है, प्रकाश खूब होता है, तो इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ, लाइट पोल ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला जाता है इसको, ठीक, स्ट्राम्बोली को। इसके बाद है एटना, ये भी इटली में है, सिसिली द्वीप पर। किस द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर स्थित है और जो है कहाँ पर पड़ेगा, इटली में। तो दो हो गया यूरोप की। अगर जो महाद्वीप आज बात किया जाए तो ये दोनों कहाँ पर पड़ेंगे, यूरोप में पड़ेंगे, स्ट्राम्बोली और एटना, ये सक्रिय है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसी में सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे सुषुप्त जो है ज्वालामुखी पर्वत यानी डोमिनेंट पर। देखेंगे इसमें क्या होता है कि एक बार इसमें लावा निकलता है और फिर भविष्य में जो है उद्गार होने की संभावना है, यानी कि जिनमें कुछ समय बाद या रुक रुक के जो है मैग्मा बाहर निकले। पता लगा कि जैसे किसी साल निकला और 10-12 साल उसमें से कोई मैग्मा नहीं निकला, इसके बाद फिर निकलना शुरू हुआ, तो ऐसे को सुषुप्त कहा जाता है। और अगर देखेंगे सुषुप्त के एग्जाम्पल, ये वेसुवियस पड़ता है, कहाँ पर है, इटली में भूमध्य सागर में, ये वेसुवियस है। और नारकोंडम, ये हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार पड़ता है, एक नारकोंडम द्वीप है, उसी में अगर आप कहा जाए तो कहाँ पर है, इंडिया में। क्राकाटोवा, क्राकाटोवा अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ेगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर पड़ेगा, इंडोनेशिया में पड़ेगा। क्लियर है। और फिर मेयन, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, फिलीपींस, उस फिलीपींस का है कैपिटल मनीला, तो ये फिलीपींस में पड़ेगा। और फ्यूजियामा अगर बात किया जाए तो कहाँ पर पड़ेगा, जापान में पड़ेगा। क्लियर। तो ये सब कैसे हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, जिसमें वेसुवियस इटली में है आपका, और जो है नारकोंडम भारत में, क्राकाटोवा इंडोनेशिया, फिलीपींस में मेयन और जापान में फ्यूजियामा। क्लियर है बात। तो हम लोग देखेंगे अगला है, इसी में जानेंगे डेड वोल्केनो के बारे में। तो हम लोग जो है तीसरा टाइप आप देखेंगे मृत ज्वालामुखी यानी डेड। इनको डेड क्यों कहा जाता है, इनमें क्या है, उद्गार एक बार होता है, इसके बाद भविष्य में कभी भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं और ना ही होगा, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मृत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कोहे सुल्तान और देवबंद, ये दोनों कहाँ पर हैं, ईरान में स्थित हैं। माउंट, अगर जो पोपा की बात किया जाए तो माउंट पोपा कहाँ पर है, म्यांमार की बात है, कहाँ पर है, म्यांमार में पड़ता है। फिर है टिटिकाका, ये दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वतमाला में पड़ता है, बोल्विया देश। तो ये बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है और ये टिटिकाका एक डेड वोल्केनो है। एकांकागुआ, ये आपका दक्षिणी ही अमेरिका में पड़ेगा, अर्जेंटीना, क्या पड़ेगा, अर्जेंटीना और चिली एंडीज पर्वतमाला में ही ये आपका पड़ता है। और यह एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। क्लियर। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। इसी वजह से विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो है स्थित कौन सा हो जाएगा, एकांकागुआ। तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, ठीक, एक जो है शांत, कैसा है, मृत या शांत कहेंगे, शांत ज्वालामुखी है। क्लियर।
किलिमंजारो ये पड़ेगा आपका तंजानिया। तंजानिया, ये जो तंजानिया है ये आपका जो है दक्षिण वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? इसके बाद चिम्बाराजो ये इक्वा। देखिए अभी हम लोगों ने जो आपको बताया गया था वल्केनो कौन कहाँ पर, उसको ग्राफ पर समझेंगे। जैसे बात किया जाए ये यूरोप महाद्वीप है और यूरोप में ये पड़ता है आपका इटली। क्लियर? तो इसी इटली में ये आपका सिसिली द्वीप है और ये लिपारी द्वीप। इसी लिपारी द्वीप पर कौन सा बताया गया था? स्ट्राम्बोली बताया गया था। ठीक, और ये आपका मेडिटेरियन सी है। कौन सा जो है सागर है ये? तो ये आपका मेडिटेरियन सी है। क्लियर? तो इसी वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसी पर अगर देखा जाए तो एटना है। इसी पर अगर हम लोग बात करें तो विसुवियस है। कौन सा है? विसुवियस है। क्लियर? तो ये यूरोप के हो गए जो है ज्वालामुखी पर्वत। इसके बाद हम लोग एशिया में बात करेंगे। तो अगर जो एशिया में बात किया जाए तो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान। क्लियर? ये मध्य एशिया में पड़ता है आपका ईरान। और दूसरा है देवबंद, देवबंद। ये दोनों कहाँ पर बताए गए थे? ईरान में स्थित है। क्लियर? अगर जो हम लोग इधर बात करें तो यहाँ पर ये आपका इक्वेटर लाइन अफ्रीका से और फिर तंजानिया देश। तो यहाँ पर तंजानिया देश में पड़ता है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो। ठीक, तो किलिमंजारो पर्वत हो गया, ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर दो, एक तो बैरन हो गया और दूसरा आपका हो गया नारकोंडम। ठीक, नारकोंडम। क्लियर? ये इंडिया। और फिर इंडोनेशिया की बात किया जाए तो यहाँ पर है आपका क्राकाटोआ। कौन सा है? क्राकाटोआ है। फिर अगर जो हम लोग बात करें ये जापान है। इस जापान में कौन सा है? फ्यूजियामा। कौन सा है? फ्यूजियामा हो गया। फिर ये जो आपका अलास्का पार्ट था, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, पूरे ग्रुप ही है इस तरह से। इनमें नाम आता है रेनियर का नाम आता है और शास्ता का नाम आता है। और इन्हीं को समूहों को कटमई कहते हैं। क्या कहते हैं? कटमई। अगर हम लोग बात करें इसी में तो अगर ये आपका प्रशांत महासागर में पड़ेगा हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ेगा? हवाई द्वीप पड़ेगा। और इस हवाई द्वीप पर दो पर्वत चोटियां हैं और ज्वालामुखी हैं। उनका नाम है, एक का नाम है किलाई, किलामू, और दूसरे का नाम है मौना लोवा। क्या नाम है? मौना लोवा, मौना लोवा। अगर यहाँ बात किया जाए किलाम जो है कोलिमा की, ये कहाँ पर पड़ेगा? मैक्सिको में पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर, ये आपका ब्राजील देश है। इधर इक्वाडोर, यहाँ पर दो माउंटेन जो है ये एंडीज पर्वतमाला। इसमें अगर बात किया जाए तो एक है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, और दूसरा है चिम्बाराजो, चिम्बाराजो। इसके बाद हम लोग बात करें इसी में आगे तो जो है ओजस डेल सलाडो। कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। कौन सा पड़ेगा? तो ओजस डेल सलाडो। फिर अगला है इसी में पड़ेगा आपका एकांकागुआ। कौन सा है? एकांकागुआ। और यहाँ पर बोलिविया और पेरू की सीमा रेखा पर है टिटिकाका स्थित। कौन सा है? टिटिकाका। क्लियर? तो ये कुछ प्रमुख हम लोगों ने मैप पर समझे कौन सा पर्वत कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं स्थित है। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे इसी में एक और पॉइंट देखेंगे। आपको बताया गया था कि ये ज्वालामुखी अभिसरण से उत्पन्न होते हैं। तो दो तरह का होता है, एक अभिसरण होता है और जो है एक यानी कि कन्वर्जेंट होता है और एक डाइवर्जेंट। तो जब ये डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं दोनों, यानी अपसरण होगा इनमें, अपसारी होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से अगर हम लोग बात करें, इस तरह से बात करेंगे तो ये दोनों आपको दिख रहा होगा कि जब ये दोनों प्लेट्स इधर की तरफ बढ़ेंगे, यही बात अटलांटिक में हम लोग बात करें इस तरह से इन दोनों में अपसरण होगा। ठीक,
अपसार होगा यानी कन्वर्जेंट होंगी ये, तो ये दबाव लेंगी, इन दबाव की वजह से ये प्लेट दबेगी जो है आपका अमेरिकन, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी और उसी पर्वत श्रृंखला को रॉकी कह दिया गया। जबकि दक्षिण यही कंडीशन यहाँ पर होगी, ये इधर से दबाव लेगी और ये इधर से अगर इस तरह से दबाव लेगी, इधर से ऐसे यहाँ पर ये इस तरह से दबाव लेती चली जाएगी और इधर से दबाव, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा जो है, ये थी रॉकी पर्वतमाला, तो ये हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला। ऐसे यहाँ पर दबाव, तो यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला है जिनको खिंगन पर्वत कहते हैं। अगर हम लोग हिंद महासागर में बात करें, इस तरह से जब अपसरण होगा, तो जब इस तरह से ये प्लेटों में डाइवर्जन होगा इस तरह से, तो ये दोनों तरफ की प्लेटें दबाव लेंगी, तो यहाँ पर दबाव आएगा और ये इस तरह से उधर से दबाव पड़ रहा है यूरेशियन प्लेट पर, तो यहाँ पर दबाव होगा। इसी वजह से यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी जिसको हिमालय कहा जाता है। क्लियर? ऐसे ही इधर से प्लेट्स पर दबाव पड़ेगा उधर, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी, इसको कहा जाएगा यूराल पर्वत कहा जाएगा। ऐसे ही अगर जो हम लोग बात करें, ये आपकी प्लेट्स है आपकी अफ्रीकन, और ये आपकी ऊपर वाली ये यूरोपियन प्लेट्स है। जब इनमें इस तरह से अभिसरण होगा, दबाव होगा इस तरह से, तो अगर बात करा जाए इधर, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी, उसको कहेंगे एटलस पर्वत। यहाँ दबाव लेगा तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, ये किलिमंजारो। अगर जो हम लोग बात करें यहाँ दबाव लेगा तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी जिसको कहेंगे अल्पस पर्वत। ठीक, तो जब अभिसरण होता है, डाइवर्जन होता है, और इसके बाद जहाँ पर अभिसरण होता है, इन जगहों पर क्या है, जहाँ पर अभिसरण होगा, अभिसरण वहां पर हमेशा ज्वालामुखी फटेंगे, जहां पर एक डाइवर्जन की वजह से दबाव पड़ेगा वहां पर पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हो जाएगी। यही कारण है अभिसरण और अपसरण दोनों, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन के कारण इस बेल्ट में ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इसी वजह से अगर जो हम लोग बात करें, ये जो प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर की जो बेल्ट होती है इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी की परिधि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो प्रशांत महासागर की बेल्ट है, इसे जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे ज्वालामुखी जो है स्थलों यानी वोल्केनिक लैंडफॉर्म में, ये दो तरह का होता है। एक होता है अंतःस्थलीय यानी इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और एक एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म होता है यानी कि आपका बाह्य स्थल। देखेंगे ये जमीन के अंदर होती है प्रोसेस, और वो सब जमीन के बाहर की बात है। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे क्या होता है जो जमीन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो बताया जाता है, जैसे मान लीजिए ये स्थल था और स्थल के नीचे क्या है आपका एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल, तो जब ये मैग्मा निकलता है तो ये मैग्मा 120 से होता है और इसके बाद 35 ऊपर ये स्थल मंडल की मोटाई है जिसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो मान लीजिए ये क्रेस्ट है, यहाँ पर कुछ गैपिंग है, मैग्मा दबाव डाल रहा, प्लेट्स में बढ़ तो गया है ये थल, लेकिन जब मैग्मा यहाँ से क्या करेगा, दबाव डालेगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा, दरार पड़ेगी इसमें। फिर दरार के बाद इस जब आएगा क्रिस्ट में, यहाँ पर अगर जो गैपिंग पा जाएगा और उस गैपिंग में ये जो है मैग्मा पहले भरेगा, इसके बाद लैंड को तोड़ के बाहर निकलेगा, तो कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं यानी जमीन के अंदर। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर बनेंगे, तो जो ऊपर के बनेंगे उन्हें वाह्य स्थल, जो जमीन के अंदर इसी में बनेंगे उनको अंतःस्थली कहेंगे। देखेंगे तो इसी में पहली जो आकृति बनती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बैथोलिथ। क्या कहा जाता है, बैथोलिथ। क्लियर? तो कोई जो है जब जमीन के अंदर, क्या जानेंगे, जमीन के अंदर बैथोलिथ अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो देखेंगे। हाँ, एक और बात जानेंगे, जब ये ज्वालामुखी लावा निकलता है तो ये किसका बना होगा, जो अंत है ये सब ग्रेनाइट के बने होंगे, और वाह्य स्थल जो आएगा ये काहे का बनेगा, बेसाल्ट का बनेगा। तो जो आग्नेय चट्टान होती है वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट की बनी होती है। क्लियर? तो अगर देखा जाए जो बैथोलिथ है वो जमीन के अंदर जब जाएंगे तो
तो जो है ऐसे गुंबदाकार कैसी रचना बनेगी, गुंबदाकार, गुंबद के आकार की इस तरह से संरचना बन जाए, इसको क्या कहा जाता है, बैथोलिथ। जब ऊपर वाली परत का अपर्दन होता रहता है, क्षरण होता रहता है, तो ये परत क्या है, ये बैथोलिथ दिखने को मिलेंगे। क्लियर। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर आता है डाइक। क्या होता है, डाइक। पता लगा कि जैसे लैंड फॉर्म हुआ ऊपर की तरफ ये बढ़ा मैग्मा, इसके बाद क्या है, किसी जगह पा गया और इस तरह से वर्टिकल संरचना बनती चली जाए धरातल के अंदर। तो जब ये वर्टिकल संरचना बनेगी, इनको डाइक कहेंगे। तो अगर जो पूछा जाए कि जमीन के अंदर, जमीन के अंदर अंदर ऊर्ध्वाधर दीवार जैसी लावा जमने से जो संरचना बनती, उसे क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है आपका सिल। देखेंगे ये भी जमीन के अंदर, और वो थी ऊर्ध्वाधर, और ये कैसी रहेगी, क्षैतिज लावा से जो संरचना बनती है उसको सिल कहा जाता है। अगर जो हम लोग बात करेंगे कुछ इस तरह से संरचनाएं बनेंगी, इनको सिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिल कहा जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम चौथे नंबर पर देखेंगे फाइकोलिथ। कौन सी है, फाइकोलिथ। देखेंगे अगर देखा जाए तो जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर ठीक सर्पाकार, कैसी है, सर्पाकार, सर्प के आकार की संरचना अगर जो बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, फाइकोलिथ। और आपने देखा होगा अगर जो किसी व्यक्ति को हाथ में सांप पकड़ा दिया जाए तुरंत फेंक देगा, क्या करेगा, तुरंत फेंक देगा। तो जो इस तरह से संरचना बनती है जमीन के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, फाइकोलिथ। क्या कहेंगे, फाइकोलिथ। इसके बाद है 5 नंबर पर देखेंगे लैपोलिथ। क्या होगा, लैपोलिथ। लैप माने होती है गोद। क्लियर। तो जब जमीन के अंदर ठीक ऐसे अर्धचंद्राकार, कैसी बन जाए, अर्धचंद्राकार इस तरह से आकृति बन जाए, जैसे कोई चीज है हथेली में ऐसे रोक ली जाती है, तो वही है इस अर्धचंद्राकार जमीन के अंदर चंद्राकार संरचना बनेगी, उसको क्या कहा जाएगा, लैपोलिथ कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे लोकोलिथ। आगे कौन सी संरचना है, लोकोलिथ। क्या होता है, देखेंगे सेम गुंबदाकार संरचना, जमीन के अंदर ऐसे ही जो है चाप नुमा इस तरह से संरचनाएं बन जाएंगी, इनको क्या कहा जाएगा, इनको क्या कहते हैं, ठीक, इनको लोकोलिथ कहा जाएगा। ये बहुत ज्यादा गहराई में होती हैं, इसी वजह से ये कम दिखाई पड़ती हैं। ये जो है ये कम गहराई, ये ज्यादा गहराई में ना होती तो सबसे पहले अपर्दन जब होगा ऊपर से सॉइल का तो ये देखने को मिलती हैं। ये सारी संरचना, इनका पता कैसे, जब माइंस की खुदाई होती है या बोरवेल खुदते हैं या कहीं पर कच्चा तेल निकाला जाता है पेट्रोलियम, तो वहां पर इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं को कहा जाता है बैथोलिथ, डाइक, सिल, फाइकोलिथ, लैपोलिथ, लोकोलिथ। अगला हम लोग बात करेंगे वाह्य स्थल पर। तो हम लोग वाह्य स्थलीय रूप में यानी जो है वल्केनिक लैंडफॉर्म देखेंगे। ये बेस आपको बताया गया था कि जो अंतःस्थलीय था वो काहे का बना था, ग्रेनाइट का, और जो वाह्य स्थलीय ये बेसाल्ट का बना। ये दो तरह का होता है, एक महासागरी और एक होता है आपका महाद्वीपी, और दूसरा कौन सा हो गया, महासागरी। जब देखेंगे इस तरह से जब जो है ये प्लेट्स बनती हैं तो कुछ प्लेट्स किसके ऊपर है, महाद्वीपों, जिसके ऊपर थल भाग, और ऐसा नहीं कुछ भाग क्या है, इन प्लेटों के ऊपर क्या है, पानी भरा रहता समुद्र, तो इनको महासागरी कहेंगे और इनको क्या कहेंगे, महाद्वीपी कहेंगे। अब समझेंगे इन्हीं को। सबसे पहले क्या है, वो जमीन के अंदर जैसे संरचनाएं वहां पहले बन रही थी, यहाँ अब बाहर बनेंगी। तो देखेंगे पहला इसी में होता है शंकु। क्या होता है, शंकु। ठीक, तो देखेंगे इसको इंग्लिश में कहते हैं कोन। ठीक, सबसे पहले जब कोई इस तरह से वल्केनो फटता है तो नीचे मैग्मा है, अब मैग्मा दबाव बनाया और यहाँ से एक पाइप के थ्रू ऊपर आ गया, तो सबसे पहले जो इसका सबसे पॉइंट है ये कोन जैसी संरचना। इसके बाद ये
जो है लावा निकलता रहा तो ये धीरे धीरे कोन शेप में इसकी ऊंचाई बढ़ती रही, क्योंकि ऊपर से मैग्मा नीचे की तरफ गिरता है तो ये ऐसे एक ट्रायंगल जैसी संरचना बनती चली जाती। लेकिन ये ट्रायंगल पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाइप्स भी है। तो जैसे जैसे क्या है, मैग्मा निकलता है, पर्वतों की हाइट बढ़ती है और इन्हीं को कहा जाता है कोन कहा जाता है, संक। और जो ये था इसको वल्केनिक पाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी जो है पाइप होता है और फिर मैग्मा इन्हीं के थ्रू बाहर निकलता है। क्लियर? दूसरा जो संरचना बनती है इसको कहते हैं परजीवी शंकु। कौन सी बनेगी संरचना? परजीवी शंकु कहते हैं इसको। बोला जाता है पैरासाइट कोन बोलते हैं। ये दूसरी संरचना। पैरासाइट क्या होता है समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई संरचना थी, ठीक, और इस तरह से पाइप से मैग्मा निकल गया, फिर जब यहाँ मैग्मा का प्रेशर कम हो गया, दबाव कम हो गया तो निकलना बंद हो गया। धीरे धीरे इस पाइप में जो मैग्मा भरा हुआ था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया और ये पाइप हो गई जम। क्लियर? तो अगर देखा जाए फिर कुछ दिन के बाद मैग्मा हुआ, दबाव डाला तो जो है दबाव के कारण कुछ मैग्मा पाइप का पिघल गया, लेकिन पूरी तरह से पाइप साफ नहीं हो पाई और ये लावा बाहर नहीं। तो इसने क्या किया, कोई नए रास्ते इस तरह से बना दिए। मालूम पड़ा कि इससे कोई और पाइप इस तरह से बन गई है। क्लियर? इन पाइपों से, और इनसे जो है ज्वालामुखी जो है मैग्मा बाहर निकला, लावा इस तरह से। तो देखिए इनको क्या कहा जाएगा कि ये तो उसका शरीर था, फिर इसी के ऊपर दूसरा बन गया है तो उन्हीं को कहते हैं परजीवी। अगर जो ये ना होता तो शायद ये ना बनते, अगर ये पाइप ना जाम हुई होती तो ये ना बनते। तो इन्हीं पर देखिए इस तरह से कोन जैसी संरचना इसे बनती चली जाएंगी। इनको क्या कहा जाता है? इनको हम लोग परजीवी संघ या पैरासाइट कोन कहते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे नंबर 3, इसी में आता है ज्वालामुखी पठार। क्या आता है? ज्वालामुखी पठार। ठीक, इसको कहते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू। ठीक, देखेंगे जब ये इस तरह से जो है ज्वालामुखी है और इससे क्या है, लावा मैग्मा निकलता है और अर्थ सरफेस पर इस तरह से फैलता चला जाता है और ये जो है फिर सूख कर इस तरह से ये धरातल से क्या है ऊंचा स्थान बनता चला जाता है। तो इन स्थान, ये जो है इस ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है? पठार कहेंगे। तो इससे जब है मैग्मा निकल के धरातल के ऊपर लावा फैल जाता, सूख जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग पठार बोलते हैं। क्लियर? अब इसी में नंबर 4 हम लोग देखेंगे, एक आता है ज्वालामुखी ट्रैप। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी ट्रैप। अगला हम लोग देखेंगे इसी में ज्वालामुखी ट्रैप। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दक्कन का पठार आता है। ठीक, समझेंगे ज्वालामुखी ट्रैप क्या होता है। जैसे पता लगा कि जो है कोई ज्वालामुखी पर्वत है, उससे लावा निकला और इस तरह से अर्थ सरफेस पर फैल गया है और ये पठार बन गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये पठार पर क्या है मिनरल्स खूब होंगे तो इस पर पेड़ पौधे ऐसे जीव जंतु रहने लगे, पेड़ पौधे उगाए और फिर इसी में वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इसके ऊपर जब है ज्वालामुखी फिर जाएगा तो ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, पेड़ पौधे फिर क्या हो गए, इसी के ऊपर लावा, तो ये बीच में फंस गए इस तरह से। इसी वजह से इनको ट्रैप कहते हैं। यानी कि फिर कुछ समय के लिए ठंडा हो गया, फिर इसके ऊपर जो है वनस्पतियां उगाई, फिर लावा निकला और इस तरह से। तो अगर देखा जाए तो ये इसी वजह से जो ये जब किस तरह से रहता है कि जब ये जो पठार हैं इसमें अग्नेय चट्टानें टूटती हैं और इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में जो है वनस्पतियों के ऊपर फैल जाती या ज्वालामुखी से उद्गार से लावा हो जाता, तो ये जो जो ये वनस्पतियां हैं इनके बीच में क्या है दबती चली जाती हैं और लेयर बाय लेयर बनती चली जाती। इसी को क्या कहा जाता है, जो है आपका ज्वालामुखी ट्रैप कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में दक्कन का पठार। इसी वजह से जब हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स उसमें बताएंगे जो आपको अवसादी चट्टानें परतदार होती वो इसी तरह होती, इसीलिए उनमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। क्लियर? उसमें मात्रा जीवाश्म की अधिक होती है। क्लियर? अब हम लोग इसी में देखेंगे अगला जो है आपका रहेगा ज्वालामुखी गर्त। इसी में समझ लेंगे कि गर्त क्या होता है, समझेंगे।
इसमें देखेंगे ज्वालामुखी गर्त में तीन चार पॉइंट समझना। एक होता है मॉर, ठीक, और दूसरा अगर इसी में देखेंगे मॉर क्या होता है कि जब कोई ज्वालामुखी है, ठीक, और उस ज्वालामुखी में क्या हो जाएंगे कि छोटे छोटे आकार के और ज्वालामुखी ऐसे इस तरह से फूटने लगे, तो उनको क्या कहा जाता है, मॉर कहा जाता है। क्लियर। आगे इसी में दूसरा नंबर पर आता है क्रेटर। देखेंगे कोई ज्वालामुखी पर्वत है, उससे मैग्मा बाहर इस तरह से निकल गया, तो यहाँ पर एक खाली स्थान, उसके बाद मैग्मा निकलना बंद हो जाए, जब ये मैग्मा निकलना बंद हो जाएगा तो यहाँ पर एक गड्ढा हो जाएगा, ये गड्ढा हवा के संपर्क में सूख जाएगा, तो इस सूखे हुए गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो जो है ज्वालामुखी पर्वत में सूखे गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। क्लियर है बात। अगला है इसी में नंबर 3 है कोल्डेरा। क्या कहेंगे, कोल्डेरा कहा जाता है। जो ये ज्वालामुखी का सूखा गड्ढा था, जो है ये ज्वालामुखी का जो ये सूखा गड्ढा था, इसी गड्ढे में क्या है, बरसात का पानी भर जाए, क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, तो ऐसे को कहा जाता है कोल्डेरा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कोल्डेरा। तो अगर जो क्रेटर या कोल्डेरा का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आपको बताया गया था टिटिकाका झील। ये विश्व में जो है देखा जाए पेरू और बोलिविया की सीमा रेखा पर स्थित और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। तो टिटिकाका झील कैसी है, एक कोल्डेरा झील है। क्लियर। नंबर 4 हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिंडर होता है। क्या होता है, सिंडर किसको कहते हैं समझेंगे। जब धरातल के ऊपर ऐसे मैग्मा फैल जाता है, फिर हवा के संपर्क में ये मैग्मा आके सूख जाएगा, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। इन छोटे छोटे टुकड़ों में जब मैग्मा, ये लावा जो है सूख कर जब बटता है, इन छोटे टुकड़ों को सिंडर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। नंबर 5 इसी में हम लोग देखेंगे। अगला आता है मध्य सागरीय कटक। मध्य सागरीय कटक किसको देखेंगे, जब आपको बताया गया कि जो है महासागरों में, या देखेंगे महासागरों में इस तरह से जब शुरू होता है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक, उसके बाद या हम लोग देखेंगे कि जो है 2 प्लेटें हैं, उनमें अभिसरण शुरू होगा, अभिसरण शुरू होगा, इस तरह से प्लेटें सरकेंगी तो मैग्मा बाहर निकलेगा और इस तरह से जो है इसी दरार के चारों तरफ इस तरह से क्या है, जम जाएगा और वो एक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए, इसके दरार के जो है दोनों तरफ स्ट्रक्चर बन जाए, इनको क्या कहा जाता है, मध्य सागरीय कटक कहते हैं, या मिड ओशियन रिज बोला जाता है, या मिड सी रिज बोला जाता है इनको। इसके बाद अगला है जो है 6ठे नंबर पर, इसमें आता है आपका मेडियन वैली। मेडियन वैली किसको कहा जाता है, अगर जो आपसे पूछा जाए मेडियन वैली किसको, जो अभी ये रिज बने थे, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से मैग्मा निकलना बंद हो गया, पानी के हवा के संपर्क में ये सूख गया, इसके बाद ये भी हवा के संपर्क में ये छिद्र जो दरार थी ये भी बंद हो गई, फिर अंदर से प्रेशर बना, मैग्मा फिर बाहर निकला, तो जो है ये फिर इसके ऊपर संरचना है। तो इस तरह से संरचनाएं ये ऊंची उठती चली जाती हैं और ये दरार एक वैली में तब्दील हो जाती है इस तरह से। तो जो ये प्लेस रहता है पूरा ये वैली कहलाता है, इसी को मेडियन वैली बोला जाता है। यानी कि रिज में जो दरार है वो दरार जब जो है एक वैली में तब्दील हो जाए, घाटी में उसके चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे जो है पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हो जाएं तो उनको मेडियन वैली बोला जाता है। क्लियर। तो महाद्वीपी में ये सब संरचनाएं किससे संबंधित थी, वोल्केनो से। अब हम लोग बात करेंगे महासागरी पर। इसमें देखेंगे दूसरा है महासागरी यानी ओशनिक जो है वोल्केनिक लैंडफॉर्म में देखेंगे महासागरी गर्त होता है। इसमें क्या होता है, महासागरीय गर्त। देखेंगे कि अगर देखा जाए यहाँ पर महासागरी गर्त क्या होती कि जब ज्वालामुखी पर्वत है कोई और समुद्र के अंदर भी, ऐसा नहीं कि जो है ये केवल धरातल पर ही ज्वालामुखी फटते हैं, समुद्र के अंदर भी फटते हैं। जब ये समुद्र के अंदर ये लावा निकलता है बड़े पैमाने पर और आग जैसा, तो यहाँ पर समुद्र में जब ऊपर आएगा तो ये ठंडा होगा और बड़ी तेजी से समुद्र में धुआं
देखेंगे दो जो क्या है समुद्र में जब जो है ये निकलते हैं और फिर क्या होता है धुआं उठता है, उसे बड़ा नल कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कोई ज्वालामुखी पर्वत अंदर फूटता है, इसके बाद सारा मैग्मा बाहर निकला, जैसे हम लोग बात करें सुसुप्त या उसकी मृत की, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। अब चूंकि धरातल के ऊपर था तो हवा के संपर्क में सूखता है, तो धीरे धीरे तब तक क्या करता है मैग्मा अपने आप को सेट कर लेता है, तो ये कम गहराई होती है। लेकिन समुद्र के अंदर अगर देखा जाए कोई निकल गई है पाइप इस तरह से, तो मैग्मा पूरा बाहर निकलता है क्योंकि ऊपर से जल का दबाव रहता है। तो जब ये क्या है गड्ढा बड़ी तेजी से ठंडा, तो जहां पर मैग्मा जितना ठंडा हो पाया वो एकदम से सेट हो गया, तो यहाँ गहरे गहरे गर्त बन जाते हैं, जो है गड्ढे बन जाते हैं, इन्हीं को महासागरीय गर्त कहा जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, कौन सी है मेरियाना ट्रेंच है। दूसरी इसी को चैलेंजर ट्रेंच कहते हैं। हिंद महासागर में अगर देखा जाए तो सुंडा ट्रेंच है। ये सब किसके हैं, ये सब महासागरीय गर्त के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। आगे देखेंगे महासागरीय बेसिन, दूसरा कौन सा है, तो पहला था महासागरीय गर्त, दूसरा है महासागरीय बेसिन। इसमें देखेंगे तो बेसिन का मतलब होता है यहाँ पर नदी, क्या होता है नदी। आपको बताया गया था कि जो समुद्र में ऐसे दरार होती है, उस दरार से मैग्मा निकलता है, इस तरह से उस दरार के दोनों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे टीले जैसी संरचना बन जाती है, फिर दोबारा लगा मैग्मा निकला, फिर ये टीले उठते चले जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इसी वजह से देखा जाए समुद्रों में भी क्या होते हैं पहाड़ पाए जाते हैं, कोई थल पर ही पर्वत नहीं होते, समुद्रों में पहाड़ पाए जाते हैं। इनकी लगातार इनकी भी ऊंचाई इस तरह से बढ़ती रहती है। अब पता लगा कि ये वैली है जो, और ये कोई पहाड़ है, तो जब जलधाराएं समुद्र में बहना शुरू करती है तो इन्हीं पर्वतों के सहारे वो जलधाराएं क्या है कुछ दूरी तक ट्रेवल करती हैं, तो इसी वजह से इनको महासागरीय गर्त बेसिन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गिनी बेसिन आता है, ब्राजील बेसिन आता है, और ये ज्यादातर जो कहाँ होती समुद्र के नितल में होती हैं किनारे। तो ब्राजील जो है बेसिन, ये सब बेसिन किसके एग्जाम्पल हैं महासागरीय बेसिन के। अगला हम लोग इसी में पॉइंट समझेंगे, आता है द्वीपचाप। क्या आता है द्वीपचाप, देखेंगे द्वीपचाप। जब ये कोई वल्केनो है इस तरह से अगर देखा जाए, इसके चारों तरफ क्या है ये जो रिज बन रही है, फिर क्या है इन्हीं में लगातार मैग्मा पिघलने से ये क्या है ये जो रिज बन रही है बड़ी बड़ी हो जाए, चापनुमा, ऐसे चापनुमा हो जाए। इसके बाद ये प्लेस उठ जाए, धरातल जो है समुद्र के ऊपर दिखने लगे, तो एक द्वीप जैसा दिखेगा। तो ये चाप है और कैसा था द्वीपनुमा। अगर जो हम लोग इसी में बात करें तो जैसे आयरलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, ये सब किसके समूह हैं, तो जैसे इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, ठीक, आयरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक, आइसलैंड हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब द्वीप चाप के जो है उदाहरण हैं, ठीक, द्वीप चाप के। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर पर देखेंगे तो वो आता है फेस्टून। क्या आता है फेस्टून। देखिए फेस्टून का मतलब होता है माला, इसका मतलब होता है सजावट, ठीक, सजावट का सामान भी होता है। तो जब कोई जो है इस तरह से अगर देखा जाए कोई रिज है, इस तरह समुद्र के अंदर दरार है और फिर है क्या है उस दरार में ऐसे छोटे छोटे वल्केनो ऐसे माला के तौर पर बनते जाएं, उनको फेस्टून कहा जाता है। क्या कहेंगे, इस तरह से संरचनाएं बनती जाएंगी तो इनको फेस्टून कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ कैरेबियन द्वीप किसका एग्जाम्पल है, ये फेस्टून का। फिर ये धीरे धीरे क्या उठते रहेंगे इस पर, ऐसे ऊंचा स्थल बनते जाएंगे और समुद्र से बाहर पानी से दिखने लगेंगे। तो कैरेबियन जो द्वीप हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फेस्टून के। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में आपको वल्केनो, उसके प्रकार और जो है कैसे जो है लैंडफॉर्म, ये सारी चीजें जानी। इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे भूकंप का टॉपिक। धन्यवाद।